हेलो दोस्त, आर्थ विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रिटिश क्राउन के तहत आई अधिनियम जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1909। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के काम आ सकते हैं। पहले मैंने भूमिका लिखा है, फिर विशेष और फिर दूसरा विशेष, यानी ये विशेषता यानी इस पूरे अधिनियम की विशेषता क्या है, आपको 2 पॉइंट में आपको जानकारी मिलेगी। अब परिचय, तो उसके पहले मैं आपको बताऊंगा भूमिका। उस समय यानी उस समय का तात्पर्य यह है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 जब आया उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे, तो लॉर्ड मार्ले। यानी कोई सवाल पूछे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 जब भारत में बन के आई एक्ट, उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे, तो लॉर्ड मार्ले। और वायसराय कौन थे भारत के, तो लॉर्ड मिंटो। अगला पॉइंट, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। पूछा जाए कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है, अगर कोई पूछे आपसे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है, तो बोलिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। फिर सवाल किया जाए क्यों जाना जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, तो बोलिएगा उस समय लॉर्ड मार्ले यानी लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के क्या थे, राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। इसी कारणवश इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। पॉइंट अगला, लॉर्ड मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास के युगांतर यानी सबसे बड़ी घटना का, यानी उस युग की जिस युग में ब्रिटिश सरकार हमारे भारत पर शासन स्थापित की थी, इस युग में सबसे बेहतर यानी सबसे कहा जाए कि मतलब अच्छा भारतीय इतिहास में घटना घटी। कौन, जब भारत परिषद अधिनियम बन के 1909 आया। अगला पॉइंट, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की। यानी हमने पिछले जितने एक्ट बताया उसमें आपने देखा होगा कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, लेकिन इसके आकार को बढ़ाकर और क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया, यानी व्यापक रूप से बहुत बड़ा कर दिया गया। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई, यानी जो पहले 16 थी उससे बढ़ के कितना हो गई, 60। अगला पॉइंट, जबकि प्रांतीय परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग थी, यानी अलग अलग प्रांत में अलग अलग सदस्यों की संख्या रखी गई, एक जैसा नहीं रखा गया। लेकिन केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60, यानी ये निश्चित था कि केंद्रीय परिषद में 16 से 60 क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे, लेकिन प्रांत में अलग अलग प्रांत के अलग अलग सदस्य रखे गए। अगला पॉइंट, इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी थी। यानी उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को तो बनाए रखा, लेकिन साथ ही साथ प्रांतीय परिषद में भी गैर सरकारी बहुमतों को क्या दी, अनुमति दे दी थी। यानी जो पहले नहीं था, पहले जो मैंने एक्ट बताया था इसके पहले उस एक्ट में गैर सरकारी लोगों को ये अनुमति प्राप्त नहीं थी, लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1909 में ये अधिकार गैर सरकारी सदस्यों को भी मिल गया। अगला पॉइंट, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया। यानी जो कार्य करने की परिधि थी, यानी जो कार्य करने की जो समय सीमा थी, जो मतलब जिसके बीच में आपको कार्य करना था, उसमें भी काफी वृद्धि किया। पूरक प्रश्न पूछना, बजट में संकल्प रखना, यानी बजट को लेके आप उस पे सवाल कर सकते थे, बजट को लेके आप सवाल का आंसर पा सकते थे, और पूरक यानी पूर्ण रूप से आप अपने प्रश्न को पूछ भी सकते थे। अगला पॉइंट कहता है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। यानी कहा जा सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 ने पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर के कार्यपालिका परिषद में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया। यानी एसोसिएशन मतलब होता है कि आप अपना एक संस्था भी बना सकते हैं, एक सभा का आयोजन या संगठन बनाने का कार्य कर सकते हैं। यह अधिकार भारतीयों को कब मिला, तो भारत परिषद अधिनियम 1909, इसीलिए इसे कहा गया कि यह एक युगांतकर, यानी युगांतकर मतलब उस युग की सबसे बड़ी घटना रही। कौन, तो 1909। अगला पॉइंट, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर तरीके से कि वायसराय के कार्यपालिका परिषद में पहला भारतीय
सदस्य कौन हुआ? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। यानी पूछा जाए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यपालिका परिषद में क्या बनाया गया? विधि सदस्य बनाया गया था, जो कि एक भारतीय थे। अगला, यानी इसका विशेष, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यवसायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। यानी इस अधिनियम के जरिए ही प्रादेशिक चुनाव, यानी प्रदेशों में जो चुनाव होता है वो व्यावसायिक और सांप्रदायिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए इसको क्या किया गया? शुरुआत किया गया। अगला पॉइंट, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी इस अधिनियम में, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम ने पृथक मतलब अलग निर्वाचन किसके आधार पर? मुस्लिम लोगों के आधार पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। यानी यहां से देखा जाए तो इस एक्ट के जरिए एक सांप्रदायिक भावना भी पनपा था। ठीक है, जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे व्यावसायिक रूप से और सांप्रदायिक रूप से प्रतिनिधि को चुनाव, यानी जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा किया गया, जहां हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा वहां हिंदू कैंडिडेट को खड़ा किया, जिसकी वजह से यह एक्ट थोड़ा सा प्रभावशाली भी हुआ और इसका कुछ विनाशकारी रूप भी आपको आने वाले कल में देखने को मिला। आज भी देखने को मिलता है, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो मनमुटाव चल रही है। अगला पॉइंट, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यहां कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। जस्ट इसका अगला पॉइंट कहता है, इसी के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। यानी कहा जाए तो सांप्रदायिकता जैसे मामले को, मसले को इस एक्ट ने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश किया, जिसकी मतलब नुकसान, जिसकी मतलब क्या कहते हैं, आज भी हम इस दौर से गुजर रहे हैं सांप्रदायिकता विचारधारा को लेके, जब खासकर मतदान आता है। अगला पॉइंट, इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। देखिए इन्होंने क्या किया, व्यावसायिक रूप से भी बांट दिया, सांप्रदायिक रूप से भी बांट दिया। मान लीजिए प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन में अलग, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए अलग, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि का नियुक्ति किया और उसका चुनाव प्रणाली यानी निर्वाचन प्रणाली को आगे बढ़ाया। अगला विशेषता देखिए, मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना था। यानी इसका सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 1892 में जो एक्ट आया यानी अधिनियम आया था उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करना था। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना और भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। यानी कोई पूछे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 जो आया उसका मुख्य वजह क्या था, तो ये 2 पॉइंट आप स्पेशल बता सकते हैं, इसमें का और इसमें का। ये 2 पॉइंट बताता है, एक तरफ हमें सांप्रदायिक रूप से बांट दिया, व्यवसायिक रूप से बांट दिया, दूसरी तरफ इसने क्या किया कि 1892 में आई अधिनियम में कुछ सुधार किया। ये तो थोड़ा अच्छा लगा कि कुछ कमियां होती तो उसको अगले एक्ट में सुधारा जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुसलमान जो लोग थे यानी मुस्लिम लोग तो अल्पसंख्यक रूप में यहाँ पे मौजूद थे, उनको खुश करने के लिए यह एक्ट लाया ताकि उनको लगे कि मेरे हित के लिए काम किया जा रहा है, ताकि वो हमारे सपोर्ट में खड़े हों। और भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद यानी क्रांतिकारी लोग जो थे उग्रवादी रूप धारण कर ले रहे थे, जिसकी वजह से उनको मतलब सजा देना, चाहे उनके लिए उन पे अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए एक्ट आया था। अगला पॉइंट, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। यानी कोई पूछे कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जा सकता है। किसको कहिएगा आप? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इस पूरे प्रावधान में आपने यह देखा कि यह भारत परिषद नियम वाकई एक युग को चेंज कर दिया। जो सोच विचारधारा था उसमें बहुत सारा तब्दीली लाई। एक तरफ हमें सांप्रदायिक रूप से समाज में धकेल दिया, दूसरी तरफ उस समय के बढ़ रहे राष्ट्रवाद भावना को भी कुचलने के प्रयास किए, क्रांतिकारियों को दबाने का प्रयास किया। और एक सबसे अच्छी चीज हमें लगी कि जो 1892 में अधिनियम आया था उसमें कुछ दोष था उसको दूर किया। थैंक यू।